हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चार गाप का नियम क्या होता है तथा साथ ही साथ इसी वीडियो में देखेंगे जीन संकल्पना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करें चार गाप का नियम की, तो देखिए चार गाप का नियम क्या होता है। देखिए, एक चार गामक नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि डीएनए में जो शर्करा उपस्थित होती है, डीएनए में चूंकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा उपस्थित होती है, तो देखिए चारगाप नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि डीएनए में शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के जो प्यूरिन व पिरिमिडिन यानी जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तो चारगाप नामक वैज्ञानिक ने डीएनए में उपस्थित फास्फोरिक अम्ल, शर्करा तथा साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की प्यूरिन व पिरिमिडिन की मात्राओं का क्या किया, एक तुलनात्मक अध्ययन किया इसके बारे में, तथा साथ ही साथ इससे जो प्राप्त परिणाम थे उन प्राप्त परिणामों के आधार पर कुछ नियम या कुछ तथ्य प्रतिपादित किए, जिसको क्या कहते हैं, चार गाप का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या चार गाप का नियम। चार गाप नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि डीएनए में जो शर्करा उपस्थित होती है, इसके अलावा जो फास्फोरिक अम्ल होता है डीएनए में, तथा विभिन्न प्रकार के जो प्यूरिन व पिरिमिडिन यानी जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इनकी मात्राओं को लिया और इनका तुलनात्मक अध्ययन किया और इनके जो प्राप्त परिणाम हुए उसके आधार पर कुछ नियम या तथ्यों को प्रतिपादित किया, जिसे ही चार गाप का नियम कहते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें चार गाप नियम के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे। देखिए, चार गाप ने मुख्य रूप से 3 बिंदु दिए। देखिए, इसमें पहला मुख्य बिंदु क्या है कि डीएनए अणुओं में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन, देखिए जो डीएनए का एक अणु है उसमें प्यूरिन तथा पिरिमिडिन यानी जो भी नाइट्रोजनी क्षारक हैं डीएनए के अंदर, डीएनए में देखिए जो भी नाइट्रोजनी क्षारक हैं यानी प्यूरिन, नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन और पिरिमिडिन, इनकी जो देखिए प्यूरिन तथा पिरिमिडिन अणुओं की जो संख्या है वो हमेशा समान होती है। यदि हम बात करें एक डीएनए अणु में, तो जितनी प्यूरिन की संख्या होगी उतनी ही पिरिमिडिन की संख्या होगी। अब देखिए, चूंकि प्यूरिन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एडेनिन व ग्वानिन आता है, और पिरिमिडिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, साइटोसिन तथा थायमिन क्षारक आते हैं। तो इस प्रकार से एडेनिन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन प्लस थायमिन, मतलब इनकी जो संख्या होती है ये क्या होती है, बराबर होती है या इक्वल होती है। तो डीएनए के अणुओं में जो प्यूरिन तथा पिरिमिडिन जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इनके अणुओं की संख्या क्या होती है, हमेशा समान होती है। ये पहला बिंदु है किसका, चार गाप के नियम का। इसके बाद देखिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा। देखिए, चूंकि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की जो मात्रा होती है वो भी क्या होती है, हमेशा इक्वल या समान मात्रा में होती है, बराबर मात्रा में। इसके बाद देखिए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या था इनका कि एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है तो वो किसके बराबर होती है, थायमिन के बराबर होती है। एडेनिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है, एडेनिन की मोलर मात्रा होती है थायमिन के बराबर। वहीं साइटोसिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होती है। तो साइटोसिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होती है। तो इस प्रकार से अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए एडेनिन बराबर थायमिन और साइटोसिन बराबर ग्वानिन, यानी यहाँ पे देखिए एडेनिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है, थायमिन के बराबर होती है, और साइटोसिन की जो मोलर मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, ग्वानिन होती है। और डीएनए में चूंकि 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थायमिन, तो इन चारों नाइट्रोजनी क्षारक में से आपस में इनका युग्मन भी कैसा होता है, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा जुड़ता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो ये एक सीक्वेंस में आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए में क्या हो जाता है कि आरएनए में जैसे नाइट्रोजनी क्षारक यूरेसिल पाया जाता था, इसमें यूरेसिल की जगह में थायमिन आ जाता है, और बाकी तीनों नाइट्रोजनी क्षारक क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। केवल थायमिन इसमें आ जाता है डीएनए में, और इसकी जगह में आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो इस प्रकार से देखिए इनपे चार गाप ने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के डीएनए में उपस्थित शर्कराओं, फास्फोरिक अम्ल तथा जो भी डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन यानी नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित थे, उसकी मात्राओं का क्या किया, उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राप्त परिणाम थे उनके आधार पर कुछ तथ्य दिए, जिसे हम क्या कहते हैं, चार गाप का नियम कहते हैं। इसके देखिए चार गाप के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं कि डीएनए के अणुओं में जो प्यूरिन व पिरिमिडिन की मात्रा होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है यानी समान होती है, यानी एडेनिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर और बराबर साइटोसिन की मात्रा थायमिन के बराबर। तो इनकी मात्रा क्या होती है, इक्वल होती है यानी समान होती है। दूसरा क्या है,
डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की जो मात्रा होती है वो हमेशा इक्वल होती है, यानी बराबर मात्रा में होती है। तीसरा क्या है कि देखिए जो एडेनिन की मोलर मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, थायमिन के बराबर होती है। वहीं जो साइटोसिन की मोलर मात्रा होती है वो ग्वानिन के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि एडेनिन की मोलर मात्रा किसके बराबर है, थायमिन के बराबर। वही साइटोसिन की मोलर मात्रा किसके बराबर, ग्वानिन की बराबर। तो चलिए चार गाप के नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इसके प्रमुख बिंदु का। इसके बाद हम देखेंगे जीन संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम देखेंगे जीन संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए अब यदि हम बात करें जीन संकल्पना की प्रमुख विशेषताओं की, देखिए जीन संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं, जीन संकल्पना की विशेषताएं यदि हम देखें, जीन संकल्पना की विशेषताएं, तो देखिए जीन संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये पेपर में पूछी भी जा चुकी है एक बार और पेपर में इस बार भी पूछा जा सकता है। देखिए यदि हम जीन संकल्पना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो देखिए पहली विशेषता क्या है मुख्य रूप से कि ये जो जीन्स होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो देखिए जीन्स हमेशा कहाँ स्थित होते हैं, एक चीज याद रखनी है, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यानी क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। और देखिए अब चूंकि क्रोमोसोम ही क्या होते हैं, अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, यानी अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्रों के अंदर जीन होते हैं जो कि लक्षणों को निर्धारण करते हैं। तो ये हमेशा कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये पहला महत्वपूर्ण विशेषता किसकी, जीन संकल्पना की। दूसरी मुख्य विशेषता क्या है कि देखिए ये जीवों में फिजियोलॉजिकल लक्षण का निर्धारण करते हैं। ये जीवों के फिजियोलॉजिकल, यानी इसको हम क्या कहते हैं, शारीरिक विज्ञान या शारीरिक विवरण। देखिए ये जीवों के फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो ये जीवों के फिजियोलॉजिकल लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो जीवों में जीन क्या करते हैं भैया, जीन क्या करते हैं, जीवों के जो फिजियोलॉजिकल यानी कि जो शरीर की लक्षण है उसका भी निर्धारण करते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है। इनमें उत्परिवर्तन यानी इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, म्यूटेशन। इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है, इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है, यानी म्यूटेशन पाया जाता है। तो इनमें म्यूटेशन पाया जाता है। देखिए म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या होता है, यानी इनके आनुवांशिक गुणों में अचानक यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, उत्परिवर्तन पाया जाता है, यानी इनके जीनों में अचानक या आनुवांशिक गुणों में अचानक भी कोई परिवर्तन हो सकता है। तो यदि जीनों में अचानक कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जीन संकल्पना की। पहले क्या है, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो जीन जाहिर सी बात है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इसके बाद क्या है, ये जीवों के फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक लक्षण का निर्धारण करते हैं। तीसरा क्या कि इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है, तो किसी भी जीन में अचानक उत्परिवर्तन होता है। इसके बाद देखिए चौथा क्या है, चौथा देखिए ये लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, देखिए ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनकों के माध्यम से जाते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों द्वारा पहुँचते हैं, जनकों द्वारा पहुँचते हैं।
तो देखिए जो जीन्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किसके माध्यम से पहुंचते हैं, जनकों के द्वारा पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से पहला क्या है, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये जीवों के फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक लक्षण का निर्धारण करते हैं। जीनों में उत्परिवर्तन पाया जाता है। इनमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों द्वारा ये पहुंचते हैं। अब इसके बाद देखिए एक आखिरी क्या है, 5वां नंबर है। देखिए यदि हम बात करें किसकी, जीन संकल्पना की, तो इसमें 4 तो प्रमुख रूप से हो गए। एक लास्ट बचा है, देखिए इनमें जो स्वयं के अनुलिपिकरण की क्षमता पाई जाती है, इनमें स्वयं के अनुलिपीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। इनमें स्वयं के अनुलिपीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखिए जीन संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। जीन सबसे पहली बात तो क्या, ये गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इसके बाद दूसरा क्या कि ये जीवों के फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक लक्षण का निर्धारण करते हैं। इनमें उत्परिवर्तन भी पाया जाता है यानी म्यूटेशन पाया जाता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों द्वारा पहुंचते हैं। और आखिरी क्या है कि इनमें स्वतंत्र रूप से इनमें स्वयं के अनुलिपीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों 4 गाप का नियम और जीन संकल्पना की विशेषताएं पेपर में पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।